अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल इनायाज़ किचन ईट में आप सबको खुशामदीद है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। और आज मैं कुकिंग नहीं कर रही। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या दिखा रही हूँ, तो मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो दिखाना चाहती हूँ इस बारे में जो आजकल चल रही है बीमारी कोविड-19। उसके हवाले से मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, क्योंकि ये बीमारी जब हम ख़ुद फेस करते हैं तो हमें ज़्यादा बेटर पता लगता है कि क्या होता है इस बीमारी में, क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से इसको मैनेज करना चाहिए। तो जिसके साथ हुआ उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करवाऊँगी और वो आपको बताएगी कि क्या बेटर तरीका है इसका और क्या क्या सिम्टम्स। हर किसी को अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, किसी को कोई सिम्टम नहीं भी होता है ज़ाहिर। तो वो इस हवाले से बताएगी कि इसके साथ क्या हुआ, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी। ये मेरी छोटी बहन है जिसको ये हुआ कोविड, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से, हमारे साथ बैठी हुई है। 14 डेज़ इसने भी अपने आप को क्वारंटाइन किया। तो मैं इससे बात करूँगी कि क्योंकि ये बहुत छोटी है एज में और इसने किस तरह से मैनेज किया। तो चले आए इसी से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अब आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक। तो चलें स्टार्ट करते हैं इससे Q&A इससे स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल जो है मेरा आपसे ये है कि आप मुझे बताएं कि आपके साथ क्या सिम्टम्स आपकी बॉडी में हुए, आपके साथ क्या चेंजेस हुई जिससे आपको पता चला कि आपको कोविड हो गया है। बेसिकली मैं पहले गई थी डॉक्टर के पास। उसके बाद मेरा गला बहुत ख़राब था, तो फिर डॉक्टर ने कोई इतना सीरियस नहीं लिया, ना हमने इतना सीरियस लिया। उसके फिर 2-3 दिन बाद बहुत कंडीशन मेरी ख़राब होने लगी। तो उसके बाद फिर मैं गई डॉक्टर के पास, फिर उन्होंने बताया मुझे कि ये सिम्टम्स हैं। उसके बाद फिर मैं आइसोलेशन में चली गई, तो यही हुआ। तो इस तरह आपको पता चला कि डॉक्टर ने आपको डायग्नोस किया कि आपको कोविड है। ठीक है, तो अच्छा चले मैं आपसे दूसरा सवाल करती हूँ। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी फीलिंग्स क्या थी जब आपको पता चला कि आपको कोविड हो गया है। उसके बाद आपको ये पता चला आपको 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन होना है, क्योंकि मुझे पता है कि आप कभी अकेले नहीं सोई हैं और आपको ये मैनेज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो आपने किस तरह से मैनेज किया इसको? बहुत मुश्किल से। पहले तो शुरू के डेज़ में बहुत रोती थी, बहुत तंग करती थी सबको, लेकिन फिर वही कि पता था कि 14 डेज़ बाद बाहर आ जाऊंगी, तो फिर मुझे अपने आप को भी सेव करना था और अपने घर वालों को भी सेव करना था। इसलिए से कि अगर मैं बाहर आ जाती या मैं रोती ज़्यादा तो जाहिर सी बात है फिर मुझे बाहर आना पड़ता। लेकिन इस तरह से मैंने अपने घर वालों को भी सेव किया, और फिर जाहिर सी बात है अल्लाह ताला की आजमाइश है ये, तो इस पर पूरा उतरना चाहिए हमें। बिल्कुल, यही दुआ है कि बस अल्लाह ताला ख़त्म कर दे ये बीमारी इंशाल्लाह। तो सिद्रा, जो मैं आपसे अब सवाल करने वाली हूँ वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव सवाल है। इसका जवाब मुझे आप बताइएगा कि किस तरह से आपने एहतियात किया, क्या खाया, क्या पिया, क्या आपने डाइट प्लान रखा था अपना, और किस तरह से आपकी मॉर्निंग, इवनिंग और लंच की रूटीन वगैरह थी आपकी। तो इस हवाले से मुझे ज़रा डिटेल में बताना कि किस तरह से तुमने क्या किया इसमें। मैं जब मॉर्निंग में उठती थी तो मैं पहले कलौंजी भागती थी, उसके बाद फिर मैं क्या बोलते हैं लहसुन खाती थी थोड़े गैप से, फिर शेक पीना, इंजीर खाना। फिर इसी गैप से मतलब एहतियात इस तरह की थी कि मैंने बिल्कुल ठंडा पानी छोड़ दिया था, और कोई ऐसा फूड जिसको मुझे बिल्कुल भी अच्छा ना लगे, मेरी बॉडी के लिए अच्छा ना हो, तो मैंने वो सारी चीज़ें। और सिना मक्खी का जो इस तरह से था लोगों को बहुत ज़्यादा कि इससे होगा ये कोई इलाज आ गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने भी पिया कहवा इसका, लेकिन इस तरह से नहीं कि ये इलाज है आपका, तो इसको बहुत ज़्यादा ना पिएं आप, बहुत ज़्यादा इस पर वो भरोसा ना करें आप, लेकिन और अपना डाइट अच्छा रखें, शेक पिएं, फ्रूट्स खाएं, ये सब करें। और मैंने भी वही सब किया जो नॉर्मली सब कुछ था, और ठंडा पानी छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि आप लोग टेंशन ना लें, क्योंकि पैनिक ना हो इस बीमारी को लेके बहुत ज़्यादा, कि आप लोग जैसे कोई भी छींक देता है, कुछ भी कर देता है, तो बहुत ज़्यादा लोग पैनिक हो जाते हैं। कोई किसी के घर, हाँ वो ठीक है कि कोई मिल नहीं रहा है एक दूसरे से, वो एक सही बात है कि इस तरह से नहीं मिल रहा है हमें, लेकिन बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो। और ये अल्लाह ताला की आजमाइश है। नमाज़ पढ़ें, दुआएं करें, सूरह रहमान पढ़ें, तो वो ज़्यादा बेटर है, हमारी डाइट से भी बहुत ज़्यादा बेहतर है कि हम वो सारी चीज़ें करें। ठीक है, तो
अब मुझे बताओ कि तुम्हें कौन से ऐसे मेजर इफ़ेक्ट्स से तुम्हारी बॉडी में जो तुम्हें ज़ाहिर हुए कि तुम्हारे साथ क्या क्या मतलब मुश्किलात पेश आई इसको गुजारने में 14 डेज़। मुझे तो सबसे बड़ी बात नींद नहीं आती थी, बिल्कुल भी रात में नींद नहीं आती थी, क्योंकि मैं जैसा कि मेरी सिस्टर ने बताया कि मैं अकेले सोती नहीं थी, मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं 10 डेज़ तो बिल्कुल भी नहीं सोई, बिल्कुल मुझे नींद नहीं आती थी, बहुत डर भी लगता था, रोना भी आता था। कभी किसी के ऊपर ये फेस नहीं था, तो वो मेरे ऊपर आया तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी, कुछ खाने का दिल नहीं चाहता था, बहुत अजीब फील होता था। हालांकि सब थे घर वाले, सिर्फ एक मैं रूम में थी, कहीं हॉस्पिटल में नहीं थी मैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टफ था वो सब कुछ खाने का दिल नहीं चाहता था, घबराहट होती थी बहुत ज़्यादा, तो ये वाला सीन था। सांस फूलती थी मेरी बहुत ज़्यादा, और क्या बोलते हैं, खांसी बहुत होती थी, पेन बहुत होता था मेरी बॉडी में, तो वो सारी चीज़ें थी। अच्छा, जो सिद्रा तुमने मुझे बताया कि सना मक्खी जो तुम पीती थी, तुम इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करती थी या फिर तुम इसमें कुछ मिला के मतलब देते थे तुम्हें, इसमें क्या होता था ये बताओगी तुम डिटेल में ज़रा। जी बिल्कुल बताऊंगी मैं, मतलब कोई इस तरह का नहीं था कि बिल्कुल डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ मैं, एक प्रॉपर था उसका रेसिपी के। पहले उसमें अजवाइन डलती थी और दालचीनी, अदरक, पुदीना, उसके बाद से नमक डल के पूरा कहवा बनता था, उसके बाद मुझे दिया जाता था। तो कोई डायरेक्ट, और आप लोग भी प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग भी कोई इस तरह से अप्लाई ना करें, और बहुत कम, ये नहीं कि सिर्फ यही चीज़ करें आप लोग, ड्राई फ्रूट्स में आप लोग और फ्रूट्स का शेक पिएँ, ये सब करें, जूस पिएँ और लेमन के जूस पिएँ। तो ये डाइट इस तरह की प्रॉपर रखें आप लोग, ये नहीं कि आप लोग एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि यही चीज़ हमें करनी है, तो बिल्कुल भी नहीं। जूस पिएँ और बहुत सी जो इस तरह की चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो सब आप लोग खाएँ पिएँ। तो आपने स्टीम भी लिया था, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है इसके बारे में कि कोविड में जिनको कोविड हो जाता है उनको स्टीम लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो आपने लिया था क्या? जी जी बिल्कुल लिया था, मैं तो एक दिन में 2-2 3-3 दफ़ा लेती थी, क्योंकि मेरी सांस बहुत ज़्यादा उखड़ती थी, मुझे बहुत स्वेटिंग होती थी, तो इस वजह से मुझे बहुत लेने की ज़रूरत थी। तो स्टीम भी लें, जिनको है ये चीज़ पॉजिटिव है जिनका, तो स्टीम भी लेना बहुत लाजमी है, क्योंकि उसकी जो गर्माइश होती है ना, वो उससे हमारा जो वायरस है वो पूरे बॉडी का निकलता है, तो वो लेना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग डरे नहीं बिल्कुल भी इस चीज़ से, क्योंकि ये अल्लाह ताला की आजमाइश है, और क्या पता भाई किसी की भी कोई भी बात अल्लाह ताला को बहुत बुरी लगी हो, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर हम मुसलमानों को इस आजमाइश में डाला है। तो आप लोग दुआ करें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, सूरह रहमान सुनें, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस जो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा सूरह रहमान सुनी, रातों में भी जब मैं नहीं सोती थी तो मैं नमाज़ पढ़ती थी। तो आप लोग भी यही करें, और अपनी डाइट प्रॉपर लें, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग अपनी डाइट लें, अपने डॉक्टर की एडवाइस से मेडिसिन लें, एहतियात करें और डाइट प्रॉपर लें, तो इंशाल्लाह आप लोग भी रिकवर होंगे जिस तरह से मैं हुई हूँ। तो बस यही वाली बात। अच्छा सिद्रा, मुझे अब ये बताओ, अब कोरोना वायरस के हवाले से तो मैंने बात कर ली, अब मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि तुम्हारी अपनी फ़ीलिंग्स क्या थी, मतलब कौन सा ऐसा लम्हा था जब तुम्हें ऐसा फ़ील हुआ कि तुम अकेली हो, या फिर ऐसा होता है ना कि बंदा जब इस तरह की सिचुएशन में आ जाता है तो बंदे के अंदर नेगेटिव थॉट्स आती हैं, तो उस तरह से तुमने किस तरह इस चीज़ को पॉजिटिवली लिया, तो किस तरह से तुमने इस चीज़ को मैनेज किया? हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक मेरा ऐसा था लाइफ का, इस क्वारंटाइन का, कि एक दफ़ा मुझे वॉमिट हुई थी रात में। तो होता है ना, हर किसी के साथ होता है, एक छोटी बहन के उससे नहीं, हर किसी के साथ होता है, किसी को वॉमिट हो तो कोई पीछे होता है आपको पानी देने के लिए, ये सब। तो उस टाइम सब रूम के बाहर थे, और मुझे इतना उस वक्त रोना आया कि थे तो सब साथ ही, लेकिन उस वक्त नहीं थे, तो बहुत वो टाइम था कि बहुत ना लगा मुझे कि नहीं है कोई मेरे साथ, तो ये वाली थी बात, बहुत उस वक्त मैं रोई। अच्छा, अब मुझे बताओ कि तुमने इस 14 डेज़ में क्या सीखा, तुम्हारी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा कि तुमने इस 14 डेज़ में सीखा हो, कि तुम्हें पता चला हो कि हाँ यार लाइफ ये है एक्चुअल में। जी बिल्कुल, मैंने ये सीखा, बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे असर पड़ा कि हर चीज़, क्या बोलते हैं, अपना हर चीज़ ना बंदा अकेले ही करता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स
अगर स्कूल में पेपर देने जा रहे हो तो वो आपको टीचर आपको गाइड करती हैं, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको ही देने होते हैं वो पेपर्स। तो ये वाली बात है कि लाइफ में जो भी करना है तो आपने खुद ही फेस करना है, खुद ही सब कुछ करना है, चाहे वो जितना भी टफ़ हो। तो टफ़ तो हर चीज़ ही होती है और इतनी भी टफ़ नहीं होती कि आप ना कर पाओ। तो हिम्मत से काम लेना चाहिए और इंसान को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में ऐसा आया है कि जब हम बीमार होते हैं तो हमें किसी चीज़ की क्रेविंग होती है। जैसे कि अगर मैं बीमार होती तो मुझे बहुत अच्छा खाना चाहिए होता है, मुझे बस उस चीज़ की क्रेविंग होती है जिस चीज़ से मुझे मना किया जाता है। तो तुम्हें ऐसी कौन से खाने की या कि किस चीज़ की ऐसी क्रेविंग हुई कि तुमने ये सोचा कि मैं अब 14 डेज़ के बाद ज़रूर ये खाऊंगी ही खाऊंगी निकल के बाहर? क्रेविंग का तो इन अ सेंस कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन वो वाली बात थी, कोई टेस्ट नहीं आ रहा था किसी चीज़ का। कुछ भी मैं खा रही थी तो उस चीज़ का टेस्ट नहीं, तो मुझे ये ख्वाहिश थी कि बस उस चीज़ का टेस्ट है। जो चीज़ मैं खा रही हूँ, मुझे पता तो था कि मैं ये चीज़ खा रही हूँ, ये है, ये इसका नाम है, लेकिन उस चीज़ का जो टेस्ट था ना वो मुझे नहीं आ रहा था। तो ये वाली ख्वाहिश थी कि उस चीज़ का बाकायदा जो टेस्ट है वो आए मुझे। अच्छा। क्रेविंग कोई, मैं फूड लवर नहीं हूँ वैसे तो, जैसे मेरी बहन है तो मैं नहीं हूँ, तो इस वजह से मुझे इस तरह की कोई क्रेविंग नहीं। मुझे सिंद्रा ये बताओ कि तुमने इसमें मिस किसको किया सबसे ज़्यादा? ऑब्वियसली बाबा को बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ। और सेकंड बात ये कि इस क्वारंटाइन की वजह से जितना गैप आया है हर चीज़ में, तो उसकी वजह से हम रात में गेम्स खेलते थे, तो उस चीज़ को मैंने बहुत मिस किया। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ कि तुमने इस बीमारी से किस तरह से फ़ाइट किया? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। इस तरह से पहले तो मैं बहुत ज़्यादा तंग करती थी, वाकई में मैंने बहुत ज़्यादा तंग किया है, लेकिन वही बात है ना, आहिस्ता आहिस्ता आपको इस चीज़ की, लेकिन मैंने इस चीज़ की आदत नहीं बनाई ना, क्योंकि मुझे कभी अकेले 14 डेज़ बाद मुझे ये बात पता थी कि मुझे अपने घर में वापस उसी रूटीन में आना है। तो मैंने इस चीज़ को आदि नहीं बनाया अपना। हाँ, रात में मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी, बेचैनी होती थी, तो बस यही वीडियोस देख लेना फ़नी और आप ही लोगों से चैट करना व्हाट्सएप पे सब कुछ, तो इस वजह से इतना कोई फील नहीं हुआ। अच्छा, अब मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल ये बताओ जवाब कि तुमसे कोई मिलने आया या फिर तुमने उसको अपनी बीमारी के बारे में बताया तो उन लोगों ने किस तरह से लिया इस बीमारी को, मतलब क्या रिएक्शन था उन लोगों का, और मतलब किस तरह से लिया? मतलब मैं ये सोचती हूँ कि आजकल जो कोविड जिसको हो रहा है लोग उनसे मिलना पसंद नहीं कर रहे। वो ठीक है, आप एहतियात कर रहे हैं, लेकिन उस बंदे को अकेला छोड़ देना या फिर उसके साथ नहीं मिलना तो खैर है ही नहीं ना 14 डेज़ तक, लेकिन एटलीस्ट उसको अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना आप। तो आप मुझे बताओ कि आपके साथ ऐसा कोई सिनेरियो हुआ कि आपने ऐसा कुछ देखा अपने साथ? जी बिल्कुल, आपने सही बात की कि लोग मिलना पसंद नहीं करते, इसी वजह से हमने इतना सबको बताया नहीं इस चीज़ के बारे में। और जो लोग आते भी हैं, फिर हम जाहिर सी बात है हम उस तरह से नहीं मिल सकते उनसे, तो वो बहुत ज़्यादा लोग बुरा भी मान जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत मजाक उड़ाते हैं इस चीज़ का, तो ये बहुत बुरी है। मैं उन लोगों के ख़ास तौर पर पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि जो इस तरह के मैसेजेस लिखते हैं, वो जो आइसोलेशन में वो बंदा होता है उसके फील के बारे में नहीं सोचते वो, और इस तरह के मैसेज लिखते हैं, हंसते हैं बाकायदा और इन्जॉय करते हैं, ये पूछते हैं कि क्या बोलते हैं आपको किस तरह से हुआ। तो ये बहुत गलत बात है, इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप हाँ, लोग ये भी कहते हैं कि आपने इतना एहतियात किया और आपको ही हो गया। मतलब ये तो किसी को भी हो सकता है, ये तो एक ऐसा दुश्मन है जो बिना देखे वार करता है लोगों पे। हम ऐसा दुश्मन है जिसको हम देख नहीं सकते, हम जिससे बच नहीं सकते। हम बच सिर्फ इसी तरीके से, मतलब क्योर करके बच सकते हैं, लेकिन अब तो मोस्टली लोगों को ये हो रहा है। लेकिन लोग ऐसे कमेंट करते हैं, लोग ऐसी बातें करते हैं कि मतलब आप तो इतना एहतियात करते थे, स्प्रे करते थे और आपको ही हो गया। तो जी बिल्कुल, आप सेम यही मैसेज जो आप कह रही हैं मुझसे, यही सेम मैसेज मेरे पास आया कि आप तो इतनी एहतियात करती थी और आपको हो गया। बाकायदा वो हंसने वाले इमोजीज आए, तो वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी कि इस तरह से क्यों बोलते हैं। मतलब कोई भी किसी भी बीमारी में मुब्तला हो सकता है ना, बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि इसी बीमारी में हर कोई हो। कोई हार्ट अटैक का मरीज़ होता है, कोई कुछ होता है, बहुत सी बहुत सी बीमारियां होती हैं इस चीज़ की। तो किसी भी बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए ना, उनसे इस तरह से दूर होना चाहिए। अगर आप सही किसी को पूछ नहीं रहे ना, तो उसकी बीमारी के बारे में, उसकी कंडीशन के बारे में मजाक ना उड़ाएं और इन्जॉय ना करें उस चीज़ को सुन के।
जी बिल्कुल। तो चलो मैं अब तुमसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो अब मैं तुमसे आखिरी सवाल ये करना चाहूँगी कि तुम अब क्या मैसेज देना चाहती हो लोगों को कि इस बीमारी को किस तरह से लें, और क्या बताना चाहती हो? तुम अपना कंक्लूजन बता दो। मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत सी ऐसी बंदे हैं जो बहुत से इस तरह के मैसेजेस लिखते हैं कि अमीरों की बीमारी है, ये गरीबों की नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अल्लाह ताला की आजमाइश है। ये पूरे मुल्क में है हमारे। तो इस पूरी तरह दुनिया में फैला हुआ है जी, कि बिल्कुल। पूरी दुनिया में। बिल्कुल। और अभी भी लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी, तो इसको सीरियस लें, इतना भी सीरियस ना लें कि बिल्कुल ही आप ना नेगेटिव हो जाएं। हाँ, और मैंने बिल्कुल। तो अभी भी लोगों को देखा है कि विदाउट मास्क घूम रहे होते हैं, इवन कि छोटे छोटे बच्चे विदाउट मास्क घूम रहे होते हैं। समझ ही नहीं आ रही कि मतलब सीरियस लेना है या क्या करना है। वही वाली बात है ना, अपने ऊपर जब मेरी भी आप ही एक न्यूज़ एंकर हैं, तो मैं वो जब न्यूज़ पढ़ती थी ना, तो मैं यही कहती थी उनसे कि नहीं करें और इतना नहीं बोलें, इतना नहीं बताएं। हम वैसे ही अपनी ही प्रॉब्लम में इतना होते हैं मसरूफ़, तो आप इस तरह से करती हैं। तो अब मेरे ऊपर जब ये फेस आया, तो मैंने वाकई इस चीज़ को फील किया कि हाँ, वाकई जो इस कंडीशन में है, और हम तो खुशकिस्मत हैं कि अपने घर वालों को देख सकते हैं। मतलब एक रूम में है, जो दूसरे हैं हॉस्पिटल में है, वो तो बहुत ज़्यादा, उनकी तो बहुत ज़्यादा टफ लाइफ है। तो ये चीज़ इतनी सीरियस ना लें, लेकिन सीरियस लें। और स्पेशली उन लोगों को इस तरह के मैसेज ना भेजें कि आप लोग हमें बताएं आपको पहला सिम्टम क्या हुआ था, या ये क्या हुआ था, ये वो। उनको अच्छी अच्छी वीडियोस दें, खुश रखने की कोशिश करें, और ये मत फील करें कि उनके साथ क्या हो रही है, या वो हमें अकेले छोड़ के एक रूम में है, या उनको ये चीज़ फील ना करवाए ना कि नहीं बहुत अकेला, या वो ये चीज़ महसूस ना करें। तो खुश रहें। और कोई बात नहीं, एक रूम में है, मैं भी एक रूम में थी, तो मैं तो वीडियो कॉल्स वगैरह करती थी। तो मैंने इस तरह से अपना आप अकेलापन दूर किया, बिल्कुल। और क्या बोलते हैं, इस तरह से अकेला ना छोड़ें उस बंदे को, क्योंकि उसके ऊपर जो फेस होता है ना, जो इस चीज़ से गुजर रहा होता है, तो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है। जी, मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक जो भी इस बीमारी में है, इस कंडीशन में है, अल्लाह उन्हें सेहतियाब करे, और जो नहीं है उन्हें महफूज रखें हमारे साथ साथ। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी फीलिंग्स, मेरा एक्सपीरियंस अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किया। और हमारी छोटी सी कोशिश थी ये कि हम बता सकें ये सब चीज़ें, कि हमारे साथ क्या हुआ, मैंने क्या फ़ील किया। तो वो इस चीज़ से लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है, और जिनके साथ हो रहा है वो क्या फ़ील कर रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। चलो, थैंक यू सिद्रा कि तुमने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया। एक मतलब छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, जितना हमें पता था इस बीमारी के बारे में, या हमारे साथ जो जो गुज़रा इन 14 डेज़ में, वो हमने आपके साथ शेयर किया। तो आप लोग ज़रूर ये वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, ताकि आगे आने वाली मेरी और वीडियोज़ आपको मिल सकें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। अल्लाह